केंद्रीय कैबिनेट ने इस वर्ष नई शिक्षा नीति जो 2030 तक में अमली जामा पहन लेगा उसको मंजूरी दे दी है और इस पर इस समय चर्चाओं का दौर चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि भले ही यह समवर्ती सूची का विषय हो लेकिन इस पर आम चर्चा बना करके पूरे देश में लागू करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा नीति किसी सरकार की नहीं बल्कि वह देश के लिए एक नीति है। और इसी संदर्भ में मैं इस समय संस्कृत भाषा के नई शिक्षा नीति में विशेष महत्व दिए जाने को लेकर के समाज पर उसके पड़ने वाले प्रभाव को लेकर के चर्चा करूंगा। संस्कृत भाषा को देव भाषा के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि जिस समय महादेव ने मैथुनी सृष्टि प्रारंभ की थी तो अपने डमरू के निनाद से उन्होंने शब्द उच्चारित किए थे और वही शब्द संस्कृत भाषा में हुए। माहेश्वर सूत्र के रूप में पाणिनि ने उसे एक व्याकरण का रूप दिया था। और संस्कृत भाषा अगर हम पौराणिकता के ध्यान से देखें तो भले ही विश्व की प्राचीनतम भाषा को लेकर के इस पर कोई सही ये नहीं निकाला जा रहा हो कि यही प्राचीनतम भाषा है, लेकिन आर्य और यूरोपियन भाषा के रूप में विश्व के सबसे प्राचीनतम भाषाओं में से एक होने का गौरव इसे जरूर प्राप्त है। और भारत के संदर्भ में अगर देखें तो द्रविड़ियन भाषाओं को छोड़ करके समस्त भाषाओं की जननी यह संस्कृत ही है और पूरे भारत में संस्कृत को जानने वाले लोग मिलते हैं। विभिन्न भाषाओं में संस्कृत के शब्द मिलते हैं और यहाँ तक कि नासा ने भी यह कहा कि संस्कृत का योगदान विज्ञान के विषयों में कंप्यूटर के लिए भी हो सकता है। प्राचीनता के दृष्टिकोण से देखें तो हमारे धर्मों में जो विभिन्न ग्रंथ हैं उसमें साहित्य से लेकर के चिकित्सा शास्त्र, दर्शन शास्त्र सभी संस्कृत में न सिर्फ उपलब्ध हैं बल्कि उसका जोड़ा पूरा दुनिया में मिलना मुश्किल है। ऐसे में मेरे साथ इस समय इस विषय पर चर्चा करने के लिए जुड़े हुए हैं डॉक्टर सुरेंद्र झा जी, जो भूतपूर्व संकाय अध्यक्ष समाज विज्ञान एवं शिक्षा SKMU के हैं। दूसरे कलानंद ठाकुर जी, ये अध्यक्ष मनोविज्ञान विभाग के हैं। डॉक्टर धनंजय कुमार मिश्र जी, ये संस्कृत विभाग के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर रंजीत कुमार दुबे जी, ये अध्यक्ष शिक्षा विभाग के हैं। और डॉक्टर कुमार नृपेंद्र, ये सहायक प्राध्यापक हैं संस्कृत के। मैं इन सब से इन विषयों पर कि संस्कृत का जो नए शिक्षा नीति में समावेश विशेष रूप से किए जाने की बात चल रही है उसके संदर्भ में ये क्या सोचते हैं। खास करके आप इतिहास विभाग से हैं, संस्कृत की पौराणिकता को लेकर के आप इसको किस संदर्भ में देखते हैं? संस्कृत पूरे विश्व की प्राचीनतम भाषा है। यह ऐतिहासिक तौर पर प्रमाणित है और ऋग्वेद हमारा वो संसार का प्राचीनतम काव्य और प्राचीनतम ग्रंथ। संस्कृत ही हमारे राष्ट्र का आधार रहा है। भारत जो है विभिन्न कालों में इतिहास के विभिन्न चरणों में भारत जो एक बना रहा और विदेशी इस्लामी शासन के दौरान भी और बाद में फिर ब्रिटिश शासन के दौरान भी भारत की जो आंतरिक ऊर्जा थी और एकता थी वो समाप्त नहीं हुई। इसका एकमात्र कारण संस्कृत। संस्कृत ही वो भाषा थी जो अफगानिस्तान से बांग्लादेश तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और ये पाकिस्तान से लेकर के आसाम तक इस देश में समझी जाती रही। यह सब तरह के ज्ञानों का भंडार है। हमारे यहाँ जो विज्ञान विकसित हुए, हमारे यहाँ जो साहित्य विकसित हुए, हमारे यहाँ जो ज्योतिष खगोल शास्त्र विकसित हुआ, जो हमारे यहाँ मेडिसिन आयुर्वेद का जिसकी चर्चा अभी पूरे विश्व में है, ये सारे के सारे ग्रंथ संस्कृत भाषा में है।
और संस्कृत भाषा ही एक ऐसी भाषा है जो आज हजारों वर्षों से जीवित है। आज भी वो मृत नहीं हुआ। लैटिन चला गया, ग्रीक चला गया। लैटिन और ग्रीक तो ऐसा गया यूरोप से कि रेनेसां के पूर्व कोई उसको पढ़ने वाला पूरे यूरोप में नहीं मिलता था। तब उसके लिए खास खास आदमी बुलाए गए जिन्होंने कि लोगों को ग्रीक और लैटिन पढ़ना सिखाया यूरोप में। तब वहाँ रेनेसां हुआ, पुनर्जागरण हुआ। लेकिन ऐसी स्थिति संस्कृत की कभी नहीं हुई। जो ऋग वेद की ऋचाएं हजारों हजार साल पहले मंत्रदृष्टा ऋषियों ने जिसकी रचना की, वो आज भी पढ़ी जाती हैं। लाखों लाख करोड़ों लोग जो है अभी भी संस्कृत का उपयोग अपने दैनिक कार्यक्रम में करते हैं। और दक्षिण भारत में जाने पर तो आपको कई एक गांव ऐसे मिलेंगे जिसके लोग पूरी तरह संस्कृत बोलते हैं। प्राचीन भारत का जो इतिहास है और इतिहास का जो तत्व है उसको हम संस्कृत के समझे बिना, संस्कृत को जाने बिना कभी नहीं समझ सकते। हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास के साथ यही अन्याय हुआ कि जब अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों ने लिखना शुरू किया तो वो संस्कृत ग्रंथों के अंग्रेजी अनुवाद पर निर्भर कर गए, क्योंकि उन्हें संस्कृत नहीं आती। और अंग्रेजी अनुवाद करने वाले जो थे उनकी अपनी साम्राज्यवादी, उनका अपना एजेंडा था और उस एजेंडे के अनुसार उनका लेखन प्रभावित हुआ। खास करके प्राचीन भारतीय इतिहास में जो मार्क्सवादी लेखन हुआ उसका मूल कारण यह था कि जो मनमूर्धन इतिहासकार थे वे खुद संस्कृत नहीं समझते थे, संस्कृत का व्याकरण नहीं आता था। और जो संस्कृत नहीं जानता है, नहीं समझता है, वो किसी भी सूरत में प्राचीन भारतीय इतिहास को समझ नहीं सकता है। ऐसा मैं दावे के साथ कहता हूँ। संस्कृत हमारी लिंग्वा फ्रेंका जिसको कहते हैं अंग्रेजी में लोग, एक भाषा के सूत्र में पूरे राष्ट्र को बांधने वाला वो माध्यम था और उसमें ज्ञान का असीम भंडार अभी छिपा हुआ है। मैं सरकार की इस शिक्षा नीति के बारे में यह कहना चाहूँगा कि यह बहुत ही सोची समझी और दूरदर्शी नीति है। उन्होंने जैसा कि अनुच्छेद 22 में लिखा शिक्षा नीति में कि संस्कृत को अब हम अलग करके नहीं पढ़ाएंगे। पहले जो हो रहा था, जो संस्कृत पढ़ रहे हैं तो संस्कृत ही पढ़ रहे हैं, बाकी विषयों से अनभिज्ञ हैं। संस्कृत पढ़ने वाले लोग विज्ञान के विषय भी पढ़ेंगे, आधुनिक विषय भी पढ़ेंगे, और आधुनिक विषय भी पढ़ने वाले जो लोग हैं वे भी संस्कृत पढ़ेंगे अगर बच्चा। इससे संस्कृत को एक नई सशक्तिकरण होगा। संस्कृत के बारे में हमने नहीं कहा, ये अंग्रेज ने कहा, सर विलियम जोन्स ने, कि यह विश्व का सबसे व्यवस्थित और कसा हुआ व्याकरण, इसका जो पाणिनि का व्याकरण है वो सबसे व्यवस्थित और कसा हुआ है। और संक्षिप्त में, संक्षेप में, समास में अधिक से अधिक भावों को व्यक्त करने की जो क्षमता संस्कृत में है वो किसी भाषा में नहीं। इसलिए मुझे पूरी आशा है, पूरा विश्वास है कि अगर लोग लगेंगे, अगर कंप्यूटर की भाषा संस्कृत कर दी जाए तो आज सारे विश्व में संस्कृत उस भाषा को लोग अडॉप्ट करेंगे। तो संस्कृत ने ही पूरे भारत को विभिन्न गुलामी के समय में भी जोड़े रखा, और यह एकमात्र ऐसी भाषा है जो प्राचीनतम समय से अभी तक चली आ रही है और इसमें कभी कोई विशेष रुकावट नहीं आई। जबकि विश्व के प्राचीनतम भाषाओं में से कुछ भाषाएं बीच में विलुप्ति के कगार पर पहुंच गए थे। अब मैं संस्कृत के जो विभागाध्यक्ष हैं यहाँ के, उनसे जानना चाहूँगा ये किस प्रकार से देख रहे हैं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संस्कृत के समान। देखिए महोदय, नई शिक्षा नीति में संस्कृत के लिए कुछ अलग से कर दिया गया है, ये जो अफवाह फैलाई जा रही है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। लेकिन हाँ, नई शिक्षा नीति में संस्कृत
को जानने के लिए, संस्कृत को समझने के लिए एक दिशा दिखाया गया है। राष्ट्रीय नीति जो है वो कोई दस्तावेज नहीं है। मैं आपको इसके पहले भी हमारी बात हुई थी जब हमने आपको स्पष्ट कहा था कि शिक्षा नीति जो नई एक आई थी 1986 में, उसके आधार पर था 10+2 को एक साथ रखना, स्कूल में पढ़ाना। लेकिन आज भी 2020 में भी हम देख रहे हैं कि झारखंड के महाविद्यालयों में इंटर की पढ़ाई हो रही है। तो शिक्षा नीति कोई राष्ट्रीय दस्तावेज कानून नहीं है जो इसमें लागू नहीं हो जाएगा, लेकिन एक दृष्टि है जिसमें इन्होंने सभी विषयों के साथ न्याय किया है। और जहाँ तक रही बात संस्कृत की, तो संस्कृत तो ज्ञान का आगाध केंद्र है। इसमें नैतिकता कूट कूट कर भरी हुई है, चाहे वो साहित्य हो, दर्शन हो, ज्योतिष हो, वेद हो, पुराण हो, शिक्षा हो, कल्प हो, निरुक्त हो, ज्योतिष हो, इन तमाम जगहों पर संस्कृत के लिए स्कोप है, रास्ते ही रास्ते हैं। रही बात कि क्या संस्कृत के लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी, नहीं। बात ये जो अपर प्राइमरी स्कूल है, अपर प्राइमरी स्कूल में त्रिभाषा सूत्र पहले भी था, अभी भी त्रिभाषा सूत्र है, उसके अंतर्गत बच्चे संस्कृत पढ़ सकते हैं। और संस्कृत समाज से जोड़ता है, संस्कृत राष्ट्र से जोड़ता है, संस्कृत विश्व से जोड़ता है। संस्कृत यह भाषा है जो कहता है, ये कहती है क्या कि वसुधैव कुटुंबकम कृण्वन्तो विश्वमार्यम, कि हमको पूरी दुनिया को अच्छा बनाना है, सुंदर बनाना है। ये कभी स्वार्थ की बात नहीं करता है। तो संस्कृत, अभी एक छोटा सा उदाहरण है, एक पुरानी विद्या है योग। उस योग के आधार पर आप देख रहे हैं बाबा रामदेव ने एक बहुत बड़ा संस्कृत के लिए किया और आज पूरा विश्व योग दिवस मना रहा है। तो मैं नई शिक्षा नीति में संस्कृत के लिए जो भी किया गया है इसका मैं शुक्रगुजार हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि भारतीय जनता ही नहीं, विश्व की जनता इसको स्वीकार करेगी। और संस्कृत मृत भाषा नहीं है, यह मृत संजीवनी भाषा है। यह मरे हुए भाषा को जिला सकती है, ये क्या मरेगी। तो ये संस्कृत मृत संजीवनी भाषा है जो दूसरी भाषाओं को भी जिला सकता है। आप ये बताएं कि इस समय जो नई शिक्षा नीति में इसका समावेश किया जा रहा है, इस समय परिस्थितियां कुछ इस प्रकार से है कि लोग हर चीज़ को जोड़ते हैं कि या रोजगार दे पाएगा या नहीं। किस नज़रिए से देखते हैं संस्कृत भाषा को? संस्कृत भारत की प्राचीन भाषा है। संस्कृत को दिव्य भाषा भी कहा जाता है। भारत की लगभग जितनी भी पुस्तकें हैं वो संस्कृत भाषा में है, इसलिए और संस्कृत भाषा को विदेशों में भी बड़े चाव से पढ़ा जाता है। जर्मन कवि गेटे संस्कृत जब कालिदास की पुस्तक शाकुंतलम को पढ़ते थे तो नाच उठते थे। आज भी बर्लिन यूनिवर्सिटी में, जर्मनी के अन्य विश्वविद्यालयों में, यूरोप के बहुत सारे विश्वविद्यालयों में संस्कृत विषय की पढ़ाई होती है। और भारत में जो है संस्कृत कमज़ोर पड़ते जा रहा है। संस्कृत की पढ़ाई होनी चाहिए। और तो मैं तो कहता हूँ कि प्राथमिक लेवल से ही संस्कृत की पढ़ाई हो, मैट्रिक तक संस्कृत अनिवार्य हो जाए और +2 फिर डिग्री में जो है वो ऑप्शनल के रूप में भले चुना जा सकता है। और संस्कृत पे जोर दिया जाना चाहिए। आज दुनिया के में इंग्लैंड से फ्रांस के बीच जो है दूरी बहुत कम है, टेम्स नदी ही उसको बांटती है। लेकिन आज ब्रिटेन की अंग्रेजी भाषा फ्रांस पर असर नहीं डाल सकी, लेकिन जो है इंग्लैंड हजारों किलोमीटर दूर इंग्लैंड की अंग्रेजी भाषा आज भारत पर इतना प्रभाव जमा चुका है। तो मैं क्या उस प्रभाव को कम करने के लिए संस्कृत भाषा को प्रोत्साहन नहीं दे सकता हूँ? नई शिक्षा नीति में संस्कृत भाषा को प्रोत्साहित किया जाए, प्राथमिक शिक्षा से लेकर मैट्रिक तक संस्कृत भाषा को अनिवार्य कर दिया जाए। और जहाँ तक रोजगार की बात है, आज इस विषय में पढ़ाने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। आज मैं सत्र 2019-21 की बात करता हूँ। आज इसमें बीएड में एसपी कॉलेज दुमका के बीएड शिक्षा संकाय में एक भी लड़का संस्कृत विषय से पढ़ने के लिए नहीं आया। आज बीएड की डिग्री ले भी रहा है तो किसी के पास संस्कृत की डिग्री नहीं है। तो इस तरह से, और इसके पूर्व में भी जो मैं 14-15 बैच को पढ़ाया हूँ, बहुत 1-2 लड़के ही मात्र संस्कृत विषय से बीएड किए हैं। और जो लोग संस्कृत विषय से बीएड किए हैं आज वो नौकरी कर रहे हैं, सबको नौकरी मिल भी चुकी है। तो रोजगार के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो संस्कृत भाषा निश्चित रूप से पढ़ाई जानी चाहिए। और यदि हमारे टीचर तैयार होंगे तो बच्चे भी पढ़ेंगे। और यदि मैं टीचर नहीं, संस्कृत विषय के टीचर तैयार नहीं कर सकता हूँ तो मैं बच्चों को पढ़ा भी नहीं पाऊँगा और संस्कृत भाषा भारत की लोकप्रिय भाषा बन भी नहीं पाएगी। इसलिए शिक्षा शास्त्र में संस्कृत भाषा अनिवार्य होना चाहिए और संस्कृत विषय से लोग बीएड करें, ये मेरी कामना है।
इन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा विदेशों में भी बोली जा रही है, लेकिन अपने ही देश में लोग इससे थोड़ी विमुख होते चले जा रहे थे। इन्होंने बीएड के बारे में उदाहरण देते हुए बताया कि बीएड में शिक्षकों में जो शिक्षक का प्रशिक्षण लेते थे उनमें यह कमी पाई जा रही थी। संस्कृत विषय से शिक्षण प्रशिक्षण करने वाले बहुत कम छात्र हो रहे थे, उसको बढ़ावा मिलेगा। अब मैं आपसे ये जानने का प्रयास करूंगा कि जो ये इस समय नया दौर चला हुआ है कंप्यूटर का, विज्ञान का, उस दृष्टिकोण से संस्कृत कहाँ टिकता है? आज का जो युग है वो प्रोग्रामिंग का युग है। आप जो मोबाइल भी चला रहे हैं उसमें आप लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं। ये लैंग्वेज क्या है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, प्रोग्रामिंग है। अब समस्या ये हो रही है कि मानवीय भाषा को मशीन कैसे समझे, इसके लिए एक मॉडल चाहिए था। तो पाणिनि का जो ग्रामेटिकल फ्रेमवर्क है वो पूरे नेचुरल लैंग्वेज को एनालाइज करता है और एकमात्र विश्व का व्याकरण है जो मनुष्य के द्वारा बोले जाने वाले एक एक वर्ण का सही सही विश्लेषण करता है। और इसके आधार पे पाणिनियन ग्रामेटिकल फ्रेमवर्क को ध्यान में रख के रिक ब्रिक्स ने 1985 में एक पेपर लिखा जिसने संस्कृत का कंप्यूटर के लिए क्या महत्व है इसको बतलाया। उसके बाद भारत में संस्कृत और कंप्यूटर को लेके काम आरंभ हुआ। आईआईटी कानपुर, ट्रिपल आईटी हैदराबाद, जेएनयू, डीयू, आईआईटी बॉम्बे वगैरह में बहुत काम हुआ। संस्कृत के टूल्स बनाए गए, संस्कृत के सॉफ्टवेयर्स बनाए गए और संस्कृत आज के समय में बहुत बेहतर स्थिति में है। जो लोग ये कह रहे हैं, मान रहे हैं कि संस्कृत उपेक्षित है, वो ये गलती कर रहे हैं। वो उपेक्षित है, संस्कृत उपेक्षित नहीं है। भाषा सुदृढ़ है, सुव्यवस्थित है। पूरे पाश्चात्य वैज्ञानिक कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स, संस्कृत कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह के लिए संस्कृत को बहुत महत्व दे रहे हैं। भारत सरकार चूंकि वाजपेयी के समय से भी बहुत काम हो रहा था और पाश्चात्य हमेशा से इस चीज को लेके क्रिटिसाइज करते रहते थे कि संस्कृत एक डेड लैंग्वेज है, संस्कृत को क्यों प्रोत्साहित किया जा रहा है। वो इस चीज से डरते हैं कि हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथ में जो सुव्यवस्थित वैज्ञानिक ज्ञान है उसको हम लोग प्रयोग करके उनसे आगे न बढ़ जाएं। उनका सबसे बड़ा डर यही है। और भारत की जो ये सरकार है इसके पीछे भी, और सरकार सिर्फ ये नहीं है कि सरकार है, इनके पीछे 50 राष्ट्रभक्त संगठन, संस्कृत भारती, आरएसएस जैसे संगठन काम कर रहे हैं जो भारत के हर एक चीज पे, सिर्फ संस्कृत ही क्यों, भारत की सभ्यता, संस्कृति, सब चीज के मूल पे बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत सुव्यवस्थित तरीके से। इसको जिसने बनाया इस पूरे शिक्षा नीति को, उनसे भी हमारी बातचीत हुई। प्रोफेसर बालू चौपाड़े सर इसके बहुत अच्छे मर्मज्ञ हैं। तो उन्होंने भी बतलाया कि संस्कृत के लिए ही नहीं, पूरी भारतीय व्यवस्था के लिए, पूरे ज्ञान व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए। आप खुद देख लीजिए, 12th पास करने के बाद बच्चा पढ़ता है क्या? कोई बैंकिंग की तैयारी में लग गया, कोई एसएससी की तैयारी में लग गया। ग्रेजुएशन में कौन गंभीरता से पढ़ता है? पढ़ाई लिखाई की ही परंपरा चौपट हो गई थी, उसको पुनर्जीवित करने की व्यवस्था हो रही है। इसीलिए 4+3+3+4 की व्यवस्था लाई जा रही है कि बच्चे को जिस तरह से अध्ययन कराना है बिना स्ट्रेस के वो याद कर सकें। और संस्कृत को शुरू से 0 मतलब लेवल से आप समझ लीजिए कि संस्कृत को पढ़ाया जाएगा, जिससे कि बच्चों की स्मरण शक्ति का विकास होगा, संस्कार का संवर्धन होगा। इसके बिना हमारा समाज तो अस्त व्यस्त हो रहा है। तो समाज को सुदृढ़ करने के लिए बच्चों में जो संस्कार देना है उसके लिए भी संस्कृत की आवश्यकता, प्लस जिस टेक्नोलॉजी को लैंग्वेज समझाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो डेवलप करना है, जो प्रोग्रामिंग करने के लिए लैंग्वेज का एल्गोरिथम चाहिए, जो बेस चाहिए, उसके लिए भी संस्कृत। जब हम इसकी बात करते हैं, हम अपने सारे ग्रंथ की बात कर सकते हैं, ऋग्वेद से आरंभ करके अद्य पर्यंत जितने भी चीज, फेसबुक लाइव पे संस्कृत की जो चर्चा हो रही है, ट्विटर के ऊपर जो संस्कृत की चर्चा हो रही है। अभी एक इंटरेस्टिंग चीज हुआ, एक मोटिवेशनल स्पीकर के नाम से संदीप माहेश्वरी नाम का एक लड़का बोल रहा था कि संस्कृत का क्या महत्व है। ट्विटर पे संदीप माहेश्वरी को माफी मांगना पड़ा। संस्कृत को लेके इतना बड़ा आंदोलन सिर्फ 2 दिन में लोगों ने खड़ा कर दिया। तो संस्कृत बहुत सारे लोगों के प्रसार की बात है ना, सब तक पहुंच रही है। जूही चावला भी अरविंदो सोसाइटी के साथ बात कर रही है कि संस्कृत का प्रोत्साहन कैसे किया जाए, संस्कृत उन्हें भी सीखना है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी, अमिताभ बच्चन ट्वीट करते हैं तो संस्कृत के श्लोकों को ट्वीट कर रहे हैं।
तो बड़े बड़े लोग भी इस चीज को जान रहे हैं कि संस्कृत के बिना भारत का अपना कुछ नहीं है। भारत की शोध पद्धति, भारत का रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है वो विश्व में उन्नत था, तभी ना हम लोग आर्यभट्ट, वराह मिहिर, पाणिनि, पतंजलि इत्यादि की बात करते हैं। हाँ? इतने बड़े बड़े ग्रंथ जो लाखों श्लोक का व्याडी का संग्रह ग्रंथ था, भले ही लुप्त हो गया, भले ही संग्रहालय को जला दिया गया, लेकिन आप सोचिए जब नालंदा विश्वविद्यालय में व्यवस्थित पुस्तकालय था जिसमें पांडुलिपियां हुआ करती थी, लिखते कौन थे? कायस्थ, उनका काम ही था सिर्फ पांडुलिपि लिखना। और जब हमारे यहाँ इतनी व्यवस्थित परंपरा थी, इतने अच्छे विश्वविद्यालय और इतना बड़ा लाइब्रेरी था जिसमें बख्तियार अली खिलजी ने आग लगाया तो 6 महीना तक वो पूरा पुस्तकालय चलता रहा। कितने पांडुलिपियों को नष्ट करने के बाद भी हमारे पास जो कुछ भी बचा हुआ है वो बीज स्वरूप है, उसी से फिर से वटवृक्ष तैयार हो रहा है। धन्यवाद। ये संस्कृत को दरअसल अपनों से नहीं, विदेशियों की प्रपंच से खतरा है, जो ये नहीं चाहते हैं कि भारत का संस्कृत ज़्यादा ऊंचाई पर पहुँचे, क्योंकि यहाँ पूर्व में जो शोध कार्य हुआ करते थे, चाहे वो अंतरिक्ष विज्ञान हो या समुद्रिक विज्ञान हो या फिर ज्योतिष हो, हर क्षेत्र में संस्कृत का अपना महत्व था। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस समय संस्कृत को लेकर तमाम बातें हो रही हैं कि शिक्षा नीति में इसका जुड़ाव कुछ खास वर्गों को अपने पार्टी से समाहित करने के लिए हो रहा है। अभी तक यह रोजगार परक नहीं माना जाता था संस्कृत के शिक्षा को, कुछ एक लोगों को रोजगार मानता था। तो लोगों की मानसिकता किस प्रकार से परिवर्तित हो सकती है, क्योंकि आप मनोविज्ञान से जुड़े हुए हैं, जो संस्कृत को बढ़ावा मिल सकेगा? माँ की आत्मा संतान में बसती है और भारत माँ की आत्मा संस्कृत में बसती है। प्राचीन काल में जितने भी शोध हुए हैं, खासकर विदेशों में, वो संस्कृत ग्रंथ के ही आधार पर हुए हैं। महान मनोवैज्ञानिक फ्रायड ने स्वप्न की इच्छा पूर्ति का सिद्धांत दिया। वह सिद्धांत के पूरे विश्व में चर्चा हुई, लेकिन जब हम उस सिद्धांत के बारे में संस्कृत के ग्रंथ पंचतंत्र में पढ़ते हैं तो पहले ही विष्णु शर्मा ने इस सिद्धांत की चर्चा कर दी थी। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि भारत की जो संस्कृत है बहुत ही समृद्धशाली है। अगर हम इस ग्रंथ को सिर्फ ना पढ़ें और बल्कि बच्चों को अपना ज्ञान दें, इससे सिर्फ नैतिकता ही नहीं समाज में पैदा होगी, बल्कि अपराध भी नियंत्रित होगा, रोजगार के भी सृजन होंगे, बच्चों में एक संस्कार पैदा होगी। वह संस्कार अगर पैदा कर सकती है वह संस्कृति पैदा कर सकती है। अभिवादनशीलस्य नित्यविदोषे विना चत्वारि तस्मरन्ते आयु विद्या सुबलम। ऐसे ऐसे श्लोक संस्कृत में भरे पड़े हुए हैं। अगर इन संस्कृत के श्लोक का ज्ञान सिर्फ बच्चे को बचपन में ही दे दिया जाए तो उनके मन में, मस्तिष्क में अपराध की भावनाएं नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह जो चीज़ हम सोचते हैं मन में, उसी तरह हमारा व्यवहार में प्रकट होता है ना। हमारे मन को संचालन करने वाले अवचेतन मन है, इसलिए अवचेतन मन में जितनी अच्छी से अच्छी जानकारी हम डालेंगे उतना ही हमारा जानकारी निकला है। क्योंकि कंप्यूटर में एक गार्बेज सिद्धांत है, जो डालते हैं वही निकलता है। तो उस सिद्धांत के आधार पर हम अच्छे से अच्छा जितनी संस्कृत के श्लोक हैं, उस श्लोक को अगर बचपन में मस्तिष्क में उनके डाल दिया जाए, हमारा देश न सिर्फ विकसित होगा बल्कि अपराध भी कम होंगे और रोजगार के भी सृजन संस्कृत से होंगे। क्योंकि संस्कृति एक दूसरी भाषाओं की जननी है। अनुसंधान करने के बाद बहुत सारे जड़ी बूटियां हैं जिसके बारे में संस्कृत में जानकारी है, लेकिन डॉक्टर को जानकारी नहीं है। अगर वो डॉक्टर संस्कृत को पढ़ेंगे तो जड़ी बूटियों के आधार पर एक से एक दवा का निर्माण कर सकेंगे। अगर इंजीनियर उस चीज